हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में मनी चैप्टर को शुरू किए थे और मनी चैप्टर में हम बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़े थे कि मनी के आने से पहले किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होते थे, बार्टर इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते थे। हम 4 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। मनी का डेफिनेशन और मनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना और नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें मैसेज करना ताकि हम तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर दें, या फिर नीचे डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी तुम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं, वो जब तुम ज्वाइन करोगे तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी, आज का टॉपिक मनी से रिलेटेड। और हम इस चैप्टर में जो जो हमारे सिलेबस में है, सीबीएसई क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो जो है हम वो सारा चीज सीरियली कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी चैप्टर 1 to 4 कवर कर लिए। 5 नंबर चैप्टर हमारे लिए मनी है, हम मनी को कवर करेंगे, फिर इसी तरीके से आगे हम बाकी सभी चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आ जाओ डेफिनेशन ऑफ मनी। अच्छा, बार्टर सिस्टम के 4 प्रॉब्लम्स थे। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये चारों प्रॉब्लम को कौन सॉल्व किया? जब मनी आया, मनी इन चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। मतलब जो 4 प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम के थे, वो चारों प्रॉब्लम को मनी आकर सॉल्व कर दिया। तो मनी का जो डेफिनेशन है वो वहीं से बन के आया। मनी का जो डेफिनेशन है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि जनरली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब 4 प्रॉब्लम देखो, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो पहला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू और चौथा मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट चौथा। तो ये चारों प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व कर देता है उसे हम मनी बोलते हैं, और मनी इन चारों प्रॉब्लम्स को हमारा सॉल्व कर दिया। इस वजह से डेफिनेशन बन गया, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्लियर है बात? चलो, अब मनी से रिलेटेड और बहुत सारा चीजें हमें सीखना है आज की क्लास में। क्या क्या मनी के अंदर आता है? द टर्म मनी यूज टू कवर ऑल थिंग्स सच एज कॉइन्स, करेंसी नोट्स, जितने भी कॉइन्स है, जितने करेंसी नोट्स है, चेक एक्सेट्रा, विच आर यूज टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, एंड सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम। इट मस्ट बी नोटेड दैट मनी कैन बी एनी कॉमोडिटी। मनी एक्चुअल में है क्या? मनी कुछ भी नहीं है। मनी एक्चुअल में एक पेपर का टुकड़ा है और उस टुकड़े को हम सब एक्सेप्ट करते हैं, हम सब उसे मानते हैं कि वो मनी है, बोलकर वो मनी है। अगर हम सब मानना बंद कर दें तो उसका भी वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो मनी कोई भी चीज बन सकता है, एक कॉमोडिटी भी मनी बन सकता है अगर हर कोई उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दे तो। हर कोई अगर मान लो इस बॉटल के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देना शुरू कर दे तो ये बॉटल हमारे लिए क्या बन जाएगा? मनी। लेकिन कंडीशन ये है कि हर कोई इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये जनरली एक्सेप्टेड होना चाहिए। जनरली कोई भी किसी को भी दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसे हम बोलेंगे मनी। ठीक है, तो मनी इज एनीथिंग, एनी कॉमोडिटी। मनी कुछ भी हो सकता है, कोई कॉमोडिटी हो सकता है। चूजन बाय कॉमन कंसेंट, कॉमन कंसेंट मतलब हर इंसान उसे सिलेक्ट किया एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। क्लियर है बात? तो मनी का डेफिनेशन मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है। चलते हैं आगे। मनी से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। मनी सप्लाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन योर 12th इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मनी सप्लाई सिर्फ मनी चैप्टर में नहीं, आगे जाकर और भी चैप्टर्स में आने वाला है। मनी सप्लाई का इंपैक्ट जो इकोनॉमी के अंदर में होता है, जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के, ये सब में जो इंपैक्ट होता है मनी सप्लाई का, वो हम आगे जाकर सीखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि मनी सप्लाई क्या होता है, कितने प्रकार से हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। ठीक है, आ जाओ। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू या टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन इकोनॉमी।
एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने लोगों के पास जितना पैसा है उसे हम क्या बोलेंगे, मनी बोलेंगे। मतलब अभी फिलहाल इस इकोनॉमी में जितना पैसा है, अभी इस जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी फिलहाल इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने लोगों के पास जितना पैसा है, अगर हम सभी को टोटल कर दें तो वो सब हमारा मनी सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी वैल्यू ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर में है वो सारा हमारा मनी सप्लाई का पार्ट है। ठीक है। फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, सिर्फ पब्लिक के पास होना चाहिए। पब्लिक का मतलब आगे जाकर हम पढ़ेंगे, पब्लिक का डेफिनेशन, पब्लिक में कौन कौन आता है और पब्लिक में कौन नहीं आता है। ठीक है। द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज मनी यूजिंग सेक्टर दैट इज इंडिविजुअल, अच्छा यहीं पे दिया हुआ है, इंडिविजुअल और बिजनेस फॉर्म। पब्लिक के अंदर कौन कौन आएगा, इंडिविजुअल्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म्स। मतलब मेरे पास जितना पैसा है और मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितना पैसा, मतलब मेरे दुकान के गल्ले में जितना पैसा रखा हुआ है, ये दोनों को मिलाकर मनी सप्लाई बनेगा। तो जो पैसा गवर्नमेंट के पास है, क्या वो मनी सप्लाई का पार्ट होगा? नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पैसा है, वो पब्लिक का नहीं है। जो पैसा बैंक के पास उसके लॉकर में रखा हुआ है, क्या वो मनी सप्लाई का पार्ट होगा? नहीं, क्योंकि वो बैंक का पैसा है। पब्लिक में कौन कौन आता है? पब्लिक में आता है इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिविजुअल के पास जितना पैसा है और बिजनेस फर्म के पास जितना पैसा है, ये दोनों मिलकर हमारा मनी सप्लाई बनेगा। ठीक है। देखो, इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग। मतलब गवर्नमेंट के पास जितना पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा, बैंक्स में जितना पैसा है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। Banking system as cash balances held by them do not come into actual circulation in the country. It is a stock concept. It is concerned with a particular point of time. चैप्टर 1 में हम पढ़े थे स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। तो ये मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर में है वो हम यहाँ पर मेजर करते हैं। ठीक है। चलो चलते हैं आगे, मनी सप्लाई के अंदर और डिटेल में जाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम अभी पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कैसे मेजर करेंगे? मनी सप्लाई को मेजर करने का 4 तरीका हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, M1, M2, M3, M4। 4 इंपॉर्टेंट तरीका, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है। देखो, till 1968 and 1967-68 Reserve Bank of India used only narrow measure of money supply, but since 1977 4 alternative measure M1, M2, M3 and M4, मतलब 4 प्रकार से हम मेजर करने वाले हैं। ये M1, M2, M3 एंड M4, 4 प्रकार से हम मनी सप्लाई को मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं M1 का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, ध्यान से सुनना। M1 में कौन कौन आता है? M1 के अंदर कौन कौन आएगा? ये रहा M1 का फॉर्मूला, M1 इक्वल्स टू करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक। पहला, करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। और तीसरा, अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। 3 चीजों को मिलकर, पहला करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड तीसरा अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। ये तीनों को मिलकर क्या बनता है? हमारा M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई बनता है। तो M1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 कंपोनेंट को टोटल करना पड़ेगा। अब आते हैं एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला, करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक। विथ पब्लिक, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक? पब्लिक का मतलब होता है इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म। अब हम ये भी पढ़े थे जस्ट, पब्लिक का मतलब होता है इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म। तो इंडिविजुअल के पास जितना पैसा है एंड फर्म्स के पास जितना पैसा है, ये दोनों मिलकर क्या आएगा? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। मतलब मेरे पॉकेट में जितना पैसा है प्लस मेरे दुकान के गल्ले में जितना पैसा है, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक बनेगा। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब यहां पर 2 समझने लायक चीजें हैं। पहला, डिमांड डिपॉजिट। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट? डिपॉजिट्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है
टाइम डिपॉजिट। हमें डिमांड डिपॉजिट लेना है। दो प्रकार का डिपॉजिट्स होता है, एक होता है डिमांड और दूसरा होता है टाइम। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है वो डिपॉजिट जो तुम्हें ऑन डिमांड रिटर्न मिलेगा। मतलब अभी पैसा चाहिए अभी मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं रात को 12 बजे जाकर तुम बैंक में घुस जाओ और बोलो मेरे को मेरा पैसा अभी चाहिए। ऐसा नहीं होता बैंकिंग आवर्स में। मतलब जो बैंक का टाइमिंग है उस टाइमिंग में जाओगे, जिस दिन जाओगे उस दिन तुम्हें तुम्हारा पैसा रिटर्न मिल जाएगा, उसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय टाइम डिपॉजिट? टाइम डिपॉजिट का मतलब वो डिपॉजिट जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिलता है तुम्हें। जैसे मान लो फिक्स डिपॉजिट 5 साल का फिक्स डिपॉजिट किए बैंक में, 1 साल के बाद पैसा मांगने गए तो बैंक यहां पर तुम्हें चाहे तो भगा सकता है। बैंक बोलेगा जाओ अभी नहीं है तुम्हारा, तो 5 साल के बाद मेच्योरिटी होगा तब आना और लेकर जाना, अभी हम पैसा नहीं देंगे। तो बैंक वहां पर तुम्हें डिनाई कर सकता है पैसा देने से, क्योंकि वो क्या है, वो एक टाइम डिपॉजिट है और वो उस टाइम पीरियड के बाद ही तुम्हें मिलेगा, उससे पहले तुम्हें नहीं मिल सकता। तो टाइम डिपॉजिट हम नहीं लेंगे। हम कौन सा डिपॉजिट लेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट लेंगे। हर एक बैंक के पास दो प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, एक होते हैं टाइम डिपॉजिट्स और दूसरे होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, चलो अब डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ये एक और नया वर्ड सुनने को मिला भाई। हम तो जानते ही नहीं थे बैंक भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं। हम सुने थे बैंक का मतलब बैंक, नहीं, बैंक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है सेविंग्स बैंक। सेविंग्स बैंक, सेविंग बैंक इंडिया का एग्जांपल लूं तो इंडिया में एक सबसे फेमस सेविंग बैंक है जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या फर्क है? सेविंग बैंक का काम होता है सिर्फ पैसा को सेव करना, मतलब लोगों का सेविंग अकाउंट्स खोलना। वो लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे, बैंक अपने पास पैसा को सेव करके रखेगा। सेविंग बैंक कभी भी किसी बिजनेस का करंट अकाउंट नहीं खोलता है। सेविंग बैंक कभी भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन नहीं देता है। सेविंग बैंक सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए बना हुआ है और उनका जरूरत को पूरा करने के लिए बना हुआ है। वहीं पर कमर्शियल बैंक की बात करें, कमर्शियल बैंक दोनों काम करते हैं, वो सेविंग अकाउंट भी खोलते हैं और वो करंट अकाउंट भी खोलते हैं। सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल्स का खोलते हैं, करंट अकाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का खोलते हैं। वो इंडिविजुअल्स को भी लोन देते हैं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी लोन देते हैं। तो हमें कौन सा लेना है? हमें कमर्शियल बैंक लेना है। सेविंग बैंक एक ही है इंडिया के अंदर में, और भी छोटे मोटे हैं लेकिन फेमस में एक ही है जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो हमें सेकंड कंपोनेंट के अंदर एक तो डिमांड डिपॉजिट लेना है, मतलब टाइम डिपॉजिट नहीं लेना है, और दूसरा वो भी सिर्फ कमर्शियल बैंक का लेना है, सेविंग बैंक का नहीं लेना है। क्लियर है बात? तीसरा, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई मतलब वो डिपॉजिट्स, छोटा मोटा डिपॉजिट्स आरबीआई के पास। आरबीआई के पास बहुत इधर उधर का छोटा मोटा पैसा पड़ा रहता है आकर, वो पैसे को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, और ये एक इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है, मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास छोटा मोटा पैसा इधर उधर का डिपॉजिट्स का आया हुआ होता है, वो सारा डिपॉजिट का पैसा को हमको M1 के अंदर में इंक्लूड करना होता है। ठीक है, देखो M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, हम तीन चीज इंक्लूड करेंगे, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तीनों को मिला दें तो हमें मिल जाएगा M1। ठीक है, M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई as all its components are easily used as a medium of exchange. Most liquid, what is liquid? लिक्विड मेजर का मतलब होता है वो मेजर जहां से हम पैसा इमीडिएटली निकाल कर यूज कर सकते हैं, उसको हम लिक्विड मेजर बोलते हैं। लिक्विड मेजरमेंट का मतलब वो मेजरमेंट जहां से हम पैसा इमीडिएटली जब चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो M1 इज द मोस्ट लिक्विड पैसा जो कि हम कभी भी कहीं पर भी हमारे अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो बात हो गया M1 का। M1 को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक कंपोनेंट को थोड़ा सा और भी हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। ठीक है, आ जाओ M1 करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। डेफिनेशन यहां पर दिया हुआ है,
मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया हूं, मैं तीनों कंपोनेंट तुम्हें अच्छे से समझा दिया हूं M1 का। हमें ज्यादा टाइम और लगेगा नहीं, हम फटाफट से देखते हैं बुक में क्या लिखा है। ठीक है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ये हमारा पहला कंपोनेंट था। क्या क्या लिखा है? इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड करेंसी कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, रिमेंबर एनी करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो पैसा गवर्नमेंट के पास है या जो पैसा बैंक के पास है, हमें वो दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फेथ मनी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए, एक मार्क के क्वेश्चन में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फेथ मनी, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल टेंडर मनी। ये सारे एग्जाम्स में कभी कभार आते हैं। ठीक है, देखो, फेथ मनी इज डिफाइंड एज मनी विच इज अंडर द फेथ और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट to act as money that is under law. It must be accepted for all debts. It is also termed as legal tender money. इसको हम legal tender money भी बोलते हैं। ठीक है, as it can be legally used to make payment of debt and other obligations. अब ध्यान देना, किसी भी करेंसी नोट को तुम अगर ध्यान से देखोगे तो उस करेंसी नोट पर यहां पर कुछ प्रॉमिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ 2000 रुपीज। ये पुराने 2000 का नोट है और इसमें लिखा हुआ है कि जो आरबीआई का गवर्नर साइन किया है, क्या लिखकर साइन किया है? आई प्रॉमिस टू पे अ बियरर अ सम ऑफ रुपीज 2000 रुपीज। मतलब जिसके पास ये करेंसी नोट होगा, आरबीआई उसको 2000 रुपए देगा, ऐसा प्रॉमिस कर रहा है। क्या ये नोट का कोई वैल्यू है? ये नोट का कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसमें आरबीआई साइन ना कर दे। जब तक आरबीआई प्रॉमिस ना करे, मतलब बेसिकली इस करेंसी नोट का कोई वैल्यू नहीं है, इस प्रॉमिस का वैल्यू है। इसीलिए इसे हम फेथ मनी बोलते हैं। फेथ का मतलब होता है ट्रस्ट। प्रॉमिस पर ट्रस्ट करना पड़ता है और ये ट्रस्ट का मनी है, ये भरोसे का मनी है। ये एक्चुअल में इसका कोई वैल्यू नहीं है, पेपर का टुकड़ा है वो, लेकिन उस पर जो लिखा गया है उसका वैल्यू है, क्योंकि उसको आरबीआई ने लिखा है और हमें आरबीआई के ऊपर भरोसा है कि आरबीआई कोई कुछ लिख कर देगा तो वो उसे जरूर से ऑनर करेगा ही करेगा। क्लियर है बात? चले आगे। यस, आखिरी कुछ पॉइंट्स हमारा सेकंड था, हमारा सेकंड कंपोनेंट था डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। याद करो, कमर्शियल बैंक, वो भी हमें कौन सा डिपॉजिट लेना है? सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स लेना है। ठीक है, देखो, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक और डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी हेल्ड एज इट इज रेडीली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम मींस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट इज टू बी इंक्लूडेड। नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब बैंक डिपॉजिट्स लिया है, लेकिन बैंक अपना कुछ पैसा डिपॉजिट भी तो किया होगा कहीं ना कहीं। और जैसे क्या होता है, जनरली एसबीआई का अकाउंट एक्सिस में होता है, एक्सिस का अकाउंट आईसीआईसी में होता है। एसबीआई के पास जब ज्यादा पैसा होता है वो एक्सिस को दे देता है, एक्सिस के पास जब ज्यादा पैसा होता है वो आईसीआईसी को दे देता है। मतलब इंटर बैंक अकाउंट्स बहुत सारे होते हैं, तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स भी होते हैं। एसबीआई का कुछ पैसा एक्सिस में पड़ा हुआ है, एक्सिस का कुछ पैसा आईसीआईसी में पड़ा हुआ है, आईसीआईसी का कुछ पैसा एसबीआई में पड़ा हुआ है। दीज आर नोन एज इंटर बैंक डिपॉजिट्स। एक का पैसा दूसरे में, दूसरे का पैसा तीसरे में। तो ये थोड़ा मोड़ा पैसा हमेशा पड़ा हुआ रहता ही रहता है, ताकि वो लोग डे टू डे ट्रांजैक्शंस को कर पाए। तो हमें क्या लेना है? हमें सिर्फ नेट लेना है। इसका मतलब हम ये इंटर बैंक डिपॉजिट्स को आपस में माइनस कर देंगे। अगर हम माइनस नहीं करते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। एक तो हम सारे डिपॉजिट्स को टोटल कर लिए, प्लस ये इंटर बैंक डिपॉजिट्स जो है ये ऑलरेडी एसबीआई में इंक्लूडेड था, एक्सिस में भी इंक्लूड हो गया, आईसीआईसीआई में भी इंक्लूड हो गया। मतलब बार बार वो मल्टीपल टाइम्स इंक्लूड होता जाएगा अगर हम उसे माइनस नहीं करेंगे तो हमें क्या लेना है? हमें नेट डिमांड डिपॉजिट्स लेना है, मतलब इंटर बैंक डिपॉजिट्स को हमें माइनस कर देना है। इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन ऑन नेट बेसिस, दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड। Interbank deposits are the deposit held by bank on behalf of their bank. बैंक एक बैंक दूसरे के बिहाफ पर जब डिपॉजिट हेल्ड करता है उसे हम इंटर बैंक डिपॉजिट बोलते हैं। सच डिपॉजिट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई एज दे डू नॉट बिलोंग टू द पब्लिक। क्लियर है बात? चलें आगे, खत्म यहाँ पर आज का टॉपिक। ठीक है, आज हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़े। मनी सप्लाई में हम M1 मेजर पढ़े। M1 के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तीनों के बारे में हम पढ़ लिए। तीसरा कंपोनेंट के बारे में नहीं पढ़े क्योंकि तीसरा कंपोनेंट में कुछ भी नहीं, वो एक छोटा सा कंपोनेंट है, वो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है। आरबीआई के बाद छोटा मोटा जो पैसा पड़ा रहता है वो पैसा है, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता भी नहीं है। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।